सो हमारे पास जो ए इवेंट है, लेट सपोज वो हमारा है एस ऑन द फर्स्ट ड्रॉ एंड बी इज़ द इवेंट एस ऑन द सेकंड ड्रॉ। ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट, क्योंकि दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ए इवेंट है फर्स्ट ड्रॉ पे एस का आना और बी इवेंट है सेकेंड ड्रॉ पे एस का आना। एंड वी नो दैट कि हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड में से जो एसेस की तादाद होती है वो आपकी 4 होती है। तो अगर मैं इवेंट ए की प्रॉबिलिटी निकालूँ यहाँ पे, जो कि फर्स्ट ड्रॉ में एस का आना है, तो हमें पता है कि जो प्रॉबिलिटी होती है दैट इज़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यही आपके पास होती है। ठीक है, सो क्या होंगे फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास 4, और टोटल के कार्ड्स कितने हैं आपके पास 52। और अगर मैं इवेंट बी की प्रॉबिलिटी निकालूं जो कि है आपके पास एस ऑन द सेकंड ड्रॉ, तो आपको पता है कि एस ऑलरेडी फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर निकल चुका है। ठीक है, तो अब एस 4 के बजाय कितने रह गए हैं आपके पास, यू रिमेन 3 एसेस, एंड जो टोटल कार्ड्स हैं वो भी अब 52 के बजाय 51 हो चुके हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट ड्रॉ के अंदर एस जो है वो एक बाहर आ चुका है। और तो फर्स्ट थ्रो के ऊपर जो एस की प्रॉबिलिटी थी वो 4/52 थी, और बी जो सेकंड थ्रो है उसके ऊपर जो बी इवेंट था कि सेकेंड ड्रॉ पे एस की आने की प्रॉबिलिटी वो अब 4/52 नहीं होगी बल्कि 3/51 होगी। सो हम आगे जाके देखेंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट जो है मल्टीप्लिकेटिव रूल है इंडिपेंडेंट इवेंट का। और हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी आपके पास कॉइन की टॉसिंग है या रोलिंग ऑफ डाई है, ये सारे के सारे हमेशा एज्यूम किए जाते हैं कि जो सक्सेसिव थ्रोज हैं इनकी वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कॉइन की थ्रो ले लें या डाइस की थ्रो ले लें, हम एज्यूम करते हैं कि ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इनके ऊपर जो भी आएगा वो आपस में इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास 2 डाइसेस हैं, आप थ्रो करते हैं ना, जब आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास 2 डाइसेस होती हैं, आप उनको थ्रो कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि पहली वाली डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो किसी भी सूरत दूसरी वाली डाइस को अफेक्ट नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं कि पहली वाली डाई पे अगर 6 आएगा तो दूसरी वाली पे 6 नहीं आ सकता, 6 के अलावा ही कोई नंबर आएगा। इसी तरीके से जब हम कॉइन्स को थ्रो करते हैं, चाहे जितने मर्जी आप कॉइन थ्रो कर लें, जितनी मर्जी डाइसेस को आप थ्रो कर लें, ठीक है, वो आपस में जो उनके ट्रायल्स हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। जो सक्सेसिव थ्रोज होंगी, ठीक है, वो हमेशा आपस में कैसी होंगी, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम आगे जाके इंडिपेंडेंट का भी मल्टीप्लिकेटिव रूल है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, वो भी हम देखेंगे, और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो एक तो चीज़ ये याद रखें कि जो आपके पास कॉइन की थ्रो है और डाइसेस की थ्रो है उनकी हमेशा सक्सेसिव थ्रोज इंडिपेंडेंट होती हैं। इसी तरीके से जो कार्ड्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट जब होंगे जब हम विद रिप्लेसमेंट काम करते हैं, यानी हमने एक कार्ड को थ्रो किया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये आपस में डिपेंडेंट है, क्योंकि फर्स्ट थ्रो के ऊपर आपका एस का आना वो कितना था 4/52, और सेकेंड थ्रो पे एस का आना 3/51, और यहाँ पर हमने जो ज्यूम किया हुआ था वो क्या था कि हमने रिप्लेसमेंट नहीं की। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट थी, यानी जब हमने एक कार्ड निकाला, लेट सपोज मैं जो हूँ 52 कार्ड में से आंखें बंद करके एक कार्ड निकालती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो मैं देख लेती हूँ क्या कार्ड आया, और उसके बाद फिर मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ और वो कार्ड मैंने वापस नहीं डाला, तो ये आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन जब आपकी जो थ्रोज ऑफ अ कार्ड टेकिंग अ कार्ड आउट है आपका, या पिकिंग अ कार्ड है, वो उस सूरत में अगर आप विद रिप्लेसमेंट के साथ काम करें, यानी आपने एक कार्ड निकाला और फिर उसके बाद वापस उसके अंदर डाल दिया, तो फिर जो सक्सेसिव थ्रोज होंगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरा जो केस है वो आपका विद रिप्लेसमेंट के साथ है, तो फर्स्ट थ्रो पे एस के आने की प्रॉबिलिटी 4/52 होगी, और सेकंड थ्रो पे भी आपके एस के आने की प्रॉबिलिटी 4/52 ही होगी, क्योंकि आपने जो कार्ड निकाला था वो वापस डाल दिया। एस भी 4 ही हैं उसके अंदर, वापस हो गए 4 हो गए, और 52 कार्ड्स भी 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो जब आपके पास विद रिप्लेसमेंट है तो कार्ड्स के अंदर वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया, कमी आ गई हमारे टोटल कार्ड्स में भी और एसेस के अंदर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट काम किया, तो ट्रायल्स आपस में कैसे हैं, डिपेंडेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मार्कर भी नहीं चल रहा, कि विद रिप्लेसमेंट जो आप काम करेंगे, विद रिप्लेसमेंट अगर आप कार्ड्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगी, और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट काम करते हैं, ठीक है, कार्ड्स के अंदर, तो वो डिपेंडेंट कहलाएगी। ठीक है, सो ये थोड़ी सी आपकी एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद आप देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपकी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए व्हेन इट इज़ नोन दैट सम अदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड इज डिनोटेड बाय बी गिवन दैट ए।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नया अब टॉपिक ले लिया है इंडिपेंडेंट। आई होप सो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट का आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको मज़ीद आप थोड़ा सा डिटेल से सुकून से बैठ के पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा, लेक्चर भी देखिएगा तो आई होप सो, और आगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वन। क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए। ठीक है, ए के इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज़ नोन दैट सम अदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। जब हमें ये पता हो कि एक इवेंट बी जो है वो पहले ही अकर कर चुका है, इज़ कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड इज़ डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। ठीक है, क्या कह रहा है, इवेंट ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हमने, इवेंट ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हमने व्हेन इट इज़ नोन दैट सम अदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर। जब हमें ये मालूम हो या हमें ये बता दिया गया हो कि कोई इवेंट बी पहले ही अकर हो चुका है इवेंट ए के अकर करने से पहले। मेरी बात समझ आ रही है, हमारे पास इवेंट ए है जिसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, और इवेंट ए के अकर करने से पहले ही हमें ये बात बता दी गई है कि एक इवेंट बी अकर हो चुका है ऑलरेडी। तो हम ये क्या कहलाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जबकि हमें ये बता दिया गया है, गिवन दैट का मतलब कि वो इवेंट जो अकर हो चुका है, गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, कि इवेंट बी पहले ही अकर हो चुका है। अब हमने इवेंट ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है, एंड इट इज़ नोटेड बाय, इस तरह से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए, ऊपर वाला जो होता है इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी होती है गिवन दैट, ये जो लाइन है इसको हम गिवन दैट पढ़ते हैं, गिवन दैट बी इवेंट वो है जो कि आपका अकर हो चुका है। ठीक है, सो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, जबकि हमें यह मालूम है कि जो इवेंट बी है वो आपका अकर हो चुका है। तो जो अकर हो चुका है वो नीचे आता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी होती है वो आपका ऊपर आता है। ठीक है, द सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज़ यूजुअली रीड एज। ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं, वैसे तो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, हम इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, लेकिन इसका मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स, ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। क्या गिवन है हमें, कि बी पहले ही अकर कर चुका है। सो इसका मतलब ये है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है गिवन दैट क्या है आपको, कि बी अकर हो चुका है। ये इसका एक मीनिंग है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। सपोज दैट अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ी समझ आ जाए। क्या कह रहे हैं, हमने एक डाई को रोल किया। द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, हमें पता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है तो सबसे पहले आपके जहन में सैम्पल स्पेस आनी चाहिए। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, तो हमारी सैम्पल स्पेस में 6 सैम्पल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि एक ही डाई आपने रोल किया, और वो 6 सैम्पल पॉइंट्स क्या है, 1 से लेकर 6 तक। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इवेंट ए, लेट सपोज आपका इवेंट ए क्या है, जो आपका इवेंट ए है वो क्या है, गेटिंग अ 6 का आना। सो वी नो दैट कि 6 के आने की जो फेवर में है, हमारे पास सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट है, दैट इज़ 6, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवर में हमारे पास एक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। तो इवेंट ए जो था दैट इज़ गेटिंग अ 6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। ठीक है, ये तो अभी सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है जो हम पीछे भी निकालते आए हैं कि अगर ए इवेंट है गेटिंग अ 6, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवर में एक है, टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। नाउ suppose we are told that on a particular throw of a die the outcome is an even number event b। यानी अब सपोज करें कि हमें ये चीज़ पहले बता दी गई है, we are told, हमें बता दी गई है that on a particular throw of a die, के die आपने थ्रो करने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस वाली थ्रो के ऊपर the outcome is an even number, कि इस आउटकम में जब आप डाई को थ्रो करेंगे, लेट सपोज हमें बता दिया गया कि जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, आपका इवन नंबर आएंगे, और नंबर्स नहीं आएंगे आपके, क्या आएंगे, सिर्फ इवन नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, और ये क्या है, इवेंट बी। अब इवन नंबर क्या है आपके पास, 2, 4 एंड 6। हमें पता है कि इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, यानी आपको पहले बता दिया गया है कि डाई जो है, डाई के ऊपर सिर्फ इवन नंबर आते हैं और नंबर्स नहीं आते। ठीक है, तो क्या होगा, उसने आपकी सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर दिया।
आपकी सैम्पल स्पेस जो कि पहले 1 2 3 4 5 6 से कंप्राइज हुई थी, जब आपको ये बता दिया गया कि ऑड नंबर्स ही आएंगे, आपके ऑड नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे, तो उसने क्या किया कि ये जो ऑड नंबर्स की पॉसिबिलिटी थी उसको एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ से 1 भी बाहर चला गया, यहाँ से 3 भी बाहर चला गया, यहाँ से 5 भी बाहर चला गया, बिकॉज वी नो कि हम जब डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे, एंड दैट इज़ 2 4 एंड 6। गॉट माई पॉइंट। तो इस वाली जो प्रॉबिलिटी थी जो कि आपको पहले से बता दी गई थी इवेंट बी की, उसने आपकी सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर दिया, और आपकी सैम्पल स्पेस अब रिड्यूस होके क्या रह गई, 2 4 एंड 6। गॉट माई पॉइंट। अब हमने इस रिड्यूस सैम्पल स्पेस में से इवेंट ए की प्रॉबिलिटी को बाहर निकालना है, और इवेंट ए क्या था, गेटिंग अ 6। ठीक है, अब आप रिड्यूस सैम्पल स्पेस में देखें कि आपके 6 के आने की जो प्रॉबिलिटी है, 6 की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट हैं, सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट है और वो ये है 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, आपके पास 3। अब आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम 6 नहीं है, बल्कि आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने रह गए, 3, और फेवर में आपके पास कितना है, कितने आउटकम है, 1। तो इवेंट ए के अकर करने की प्रॉबिलिटी, कंडीशनल प्रॉबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए गेटिंग अ 6 गिवन दैट बी इवेंट क्या था, गेटिंग एन इवन नंबर हैज़ अकर्ड, किस तरह से डिनोट की जाएगी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, और उसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन अभी हम जो है सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, एक वो काम जो हमने दिमाग में सोचना है। मैं आगे जाके इसका फार्मूला आप लोगों को समझाऊंगी, हमने फार्मूले के साथ ही काम करना है, लेकिन इसकी बैक पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब आपको प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी दी जाती है